हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्री में आज हम यूनिट 3 के एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये टॉपिक हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जो आपको आता है उसका रिविज़न कर लीजिए, जो नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है उसका टेस्ट नंबर 25 है। टेस्ट नंबर 25 में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। और जो यूनिट 3 का यूनिट 3 जो है वो टेस्ट नंबर 21 से टेस्ट नंबर 30 तक है। कुछ 30 के पार्ट भी रखे गए हैं। तो इस प्रकार से करीब 1000-1200 प्रश्न है यूनिट 3 के। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिया वो उसको कर लीजिएगा और जिन्होंने नहीं लिया है वो रिव्यू देख के अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दहाड़ता चालीसा या रोरिंग फोर्टीज क्या होता है। देखिए, ये पछुआ पवनें होती हैं। इसको हम 3 तरह से बोलते हैं। अंटार्कटिका के किनारे पर ये चलती है। इनको गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा बोलते हैं। ये इतनी तीव्र होती है ना, तो इस तरह से ये आवाज़ करती हैं, तो इसलिए इनका ये नाम दे दिया गया। जैसे ये दहाड़ता चालीसा है तो इसका मतलब है ये 40 डिग्री पर बहती हैं, इसलिए इसको चालीसा बोलते हैं। इसके बाद इसी तरह से एक प्रचंड पचासा होता है। प्रचंड पचासा मतलब जो 50 डिग्री पर जो हवाएं बहती हैं, बहुत तेज पछुआ पवनें जो बहती हैं, उनको बोलते हैं हम प्रचंड पचासा। और एक होता है चीखता साठा, मतलब जो 60 डिग्री पर होती है उसको हम चीखता साठा बोलते हैं। ये एक बार ये एमपीएससी इस प्रकार का पूछ चुका है, चीखता साठा या प्रचंड पचासा इस प्रकार से पूछ चुका है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो दहाड़ता चालीसा है वो क्या है। दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें या प्रशांत महासागर की धाराएं। तो आपको याद रखना है ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के किनारे पर गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा पछुआ पवनें हैं। गरजता चालीसा या दहाड़ता चालीसा का मतलब होता है 40 डिग्री पर बहने वाली जो हवाएं हैं जो बहुत तेज़ गति से बहती हैं अंटार्कटिका के किनारे, उनको हम दहाड़ता चालीसा कहते हैं। प्रचंड पचासा मतलब जो 50 डिग्री पर बहती हैं और चीखता साठा मतलब जो 60 डिग्री पर बहती हैं। उनके नाम उन अक्षांशों पर जिन पर वे दक्षिण गोलार्ध में चलती, मतलब ये जो चालीसा है ना, ये अक्षांश है। पचासा ये भी अक्षांश है और साठा ये भी अक्षांश है। मतलब जिन अक्षांशों पे ये चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में और ये बहुत तीव्रता की ओर उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको दहाड़ता, चीखता, चिल्लाता, प्रचंड इस प्रकार से बोला जाता है। इन हवाओं की खोज सबसे पहले एक हेनरिक ब्रोवर नामक व्यक्ति था, उन्होंने की थी। उन्होंने तूफानी 40वें की शक्ति का उपयोग करने से यह इन्होंने बताया कि इस तरह से हवाएं चलती हैं और वो व्यक्ति डर जाते हैं। तो एक नाविक था, उनके लिए बहुत ख़तरनाक हुआ था जब ये समुद्र में जा रहे थे, तो उनको समुद्र पार करना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके कारण इनको अलग अलग नाम दे दिया था। ये वेलिंगटन न्यूजीलैंड की जो राजधानी है उसमें उस शहर में ये बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है। नर्मदा की तो बिल्कुल नहीं होगी, नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश में बहती है। महानंदी नदी की भी नहीं है, यमुना नदी का भी नहीं है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा नदी बहती है और इसी की सहायक नदी है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार, जिसको आश्चर्यजनक पठार भी बोला जाता है, खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं और ये झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1365 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। अगला है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना या शारदा बैराज जो शारदा नदी पर है, कावेरी डेल्टा नहर या गंग नहर। तो भारत की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको राजस्थान नहर परियोजना भी बोला जाता है।
अगला है भाखड़ नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना तो नर्मदा नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, ये भी नहीं है। गोविंद सागर जो है भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है। हिमाचल पंजाब हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर सबसे बड़ा गुरुत्व बांध भी बनाया गया है भाखड़ा नागल परियोजना में, और इस पर जो झील बनाई गई है वो बनाई गई है गोविंद सागर जो बांध हुआ है भाखड़ नागल वाला, उसके जस्ट पीछे ये एक झील बनाई गई है। इसका नाम क्या है? गोविंद सागर है। तो भाखड़ नागल परियोजना में मानव निर्मित झील जो है वो क्या है? गोविंद सागर है। अगला है भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है। भारत की जो सबसे गहरी खान है वो किस नाम से जानी जाती है। गोलकोंडा की खान, गेवरा की खान, जवार की खान, कोलार की खान कर्नाटका में है, और ये सबसे गहरी खान है। भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान जो है वो भारत में, कोलार से ये मत याद रखिएगा कोयले की है। कोलार की खान जो है वो सबसे ज़्यादा गहरी है भारत में, बेंगलुरु के उत्तर पूर्व में है, और ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान क्यों प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए ये कोलार की खान प्रसिद्ध है। अगला है भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है। इसरो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के मौसम मानचित्र बनाने का कार्यालय कहाँ पर है। तो देश के जहाँ पर मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं उसका कार्यालय है पुणे में। ये भी बोल सकते हैं कि मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो मौसम विज्ञान संस्थान भी पुणे में है, और मौसम मानचित्र बनाने का जो कार्यालय है वो भी कहाँ पर है? पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। मचकुंड परियोजना जो है वो किन दो राज्यों की संयुक्त योजना है, तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त योजना है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त योजना है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले यही है वो प्रैक्टिस सेट जिससे मैं आपको अभी करवा रही हूँ। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। 11,500 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। इसकी हार्ड कॉपी 1399 प्लस 90 कुरियर में है, और इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 में। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। हर टॉपिक के इसमें क्वेश्चन कवर किए गए। कठिन से कठिन टॉपिक हो, चाहे SDG हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे भूगोल का जो नगरीय जनसंख्या प्रवास टॉपिक हो, कठिन से कठिन टॉपिक को हमने MCQ फॉर्म में इसमें तैयार किया है। बहुत ही मतलब मेहनत से इनको तैयार किया है एक एक क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको ज़रूर लगाइएगा। आप हार्ड कॉपी नहीं मंगा सकते तो सॉफ्ट कॉपी लेके अपने मोबाइल में भी इसको लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। रिव्यू आप देख सकते हैं, करीब मैं आपको 15वां-16वां सेट करवा रही हूँ वीडियो के थ्रू भी, तो वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स में आपको टोटल 10 बुकलेट दी जाती हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैं, करंट डाटा को कवर किया गया है, और यूनिट वाइज ये एक एक बुक तैयार की गई है। देखिए आप देख सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इस प्रकार से, और मैप का प्रयोग किया गया है। रिवीजन फैक्ट डाले हुए हैं, और सबसे मेन बात हैंड रिटन जो होता है पढ़ने में बहुत आसान होता है और याद भी जल्दी हो जाता है, एकदम पढ़ के बर्डन नहीं लगता। तो उसी प्रकार से ये बुकलेट तैयार की गई है। चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ इनको तैयार किया गया है। तो अगर आप हमारे थ्योरी नोट्स लेना चाहते हैं तो थ्योरी नोट्स ले सकते हैं। आप अगर हमारे MCQ सेट लेना चाहते हैं तो ये लग सकता। आप हमारे ये दोनों मंगवाना चाहते हैं MCQ प्लस थ्योरी, तो आप ये दोनों मंगवा सकते हैं। ऊपर दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके। ये तो हुई ऑफलाइन नोट्स की बात जो आपको घर पे मिलते हैं। इनके साथ हम निःशुल्क आपको एक ऑनलाइन ग्रुप प्रदान करते हैं। उस ग्रुप में आपकी तैयारी कराते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न मैं देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आना ही है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो PDF होती हैं वो दी जाती हैं। करंट अफेयर्स पूरा एग्ज़ाम तक का आपको उस ग्रुप में ही कवर कराया जाएगा। मतलब नोट्स देने के बाद आपको बाहर से कहीं नहीं पढ़ना है, आपको ग्रुप के माध्यम से और जो आपके पास बुकलेट आएंगी उन्हीं के ही आपको पढ़ना है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हिमालय की सर्वोच्च चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, और हमारे भारत की K2 है। यहाँ बात चल रही है
कि उत्तराखंड में हिमालय की जो उत्तराखंड है वहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नंदा देवी। नंदा देवी भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो लंबाई है वो 7,816 मीटर है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा। और हिमालय में भी एक गढ़वाल हिमालय है, वहाँ पर ये पाई जाती है। तो उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नंदा देवी है। लंबाई कितनी है, 7,816 मीटर है। भारत की कौन सी चोटी है, भारत की दूसरी चोटी ये है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है ये, और ऋषि गंगा घाटी है और गौरी गंगा घाटी है, उसके बीच में ये नंदा देवी को बनाया है, नंदा देवी सॉरी है। और 7,816 मीटर इसकी लंबाई है, भारत की दूसरी और विश्व की तीसरी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य इनमें से कौन सा है, जनसंख्या वाला टॉपिक से आ गया है ये। गोवा, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत, ये नगरीकृत क्या है ना कि गोवा बहुत छोटी जगह है, उतने में ही नगरीकरण हो गया है, तो इसलिए इसका प्रतिशत जो है वो नगरीकरण में ज़्यादा हो गया है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन हो गया है, गोवा है। बृहद ज्वार कब आता है, सबसे बड़ा ज्वार भाटा ये इस तरह से होते हैं जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, तो इनमें बृहद ज्वार सबसे बड़ा ज्वार कब आता है, कौन सी स्थिति हो जाती है, तो जब चंद्रमा और ये सूर्य और जो पृथ्वी होते हैं वो एक ही रेखा में होते हैं, तो वो स्थिति कौन सी होती है, बृहद ज्वार की होती है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, महानंदा नदी पर, चंबल नदी पर, कृष्णा नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये बांध जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जहाँ पर पानी की कमी पड़ जाती है वहाँ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री बांध को भी अलमाटी बांध कहते हैं और ये कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है। भारत के उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर ये एक जल विद्युत परियोजना है। इसकी ऊंचाई जो है वो 160 मीटर है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई थी। तो याद रखिएगा अलमाटी बांध कहाँ पर है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, 2005 में बना था, 160 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है, चंबल नदी पर किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश की है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध कहाँ पे है, चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है। दर्रा क्या होते हैं, पहाड़, जैसे कि ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, दो पहाड़ है। अब इनके बीच का रास्ता निकालने के लिए बीच से एक रोड बना दिया जाता है, उसको हम दर्रा बोलते हैं, और पासेस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को। अगर जिन लोगों ने भी मेरा MPPSC प्रीलिम्स का नोट्स लिया होगा, यूनिट 3 की जो बुकलेट है वहाँ मैंने दर्रे इतने अच्छे शानदार तरीके से कवर किए हैं, विथ मैप विथ फ्लो चार्ट। एक भी दर्रा ऐसा नहीं होगा कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो इतनी ईजी लैंग्वेज में उनको कवर किया है। जितने भी दर्रे भारत के हैं और मैप के साथ, पहाड़ों के साथ उनको कवर किया है, चित्रों के साथ, तो वो याद बहुत जल्दी हो जाएंगे। जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला है, बुम्बकूप कहाँ पर पाए जाते हैं, अपसादी सेलों में, आग्नेय सेलों में या मेटामॉर्फिक सेल में या ग्रेनाइट में। तो जो बुम्बकूप होते हैं वो अपसादी सेलों में पाए जाते हैं। बुम्बकूप कहाँ पे पाए जाते हैं, अपसादी सेलों में पाए जाते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। अगर आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे जो स्टेटस के थ्रू मिलते रहेंगे। तो आप अपना नंबर हाई लिख कर सेव करा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आकांक्षा 1957 हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है। हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये कोलोराडो अमेरिका में बनाया गया है, भारत का नहीं है, कोलोराडो अमेरिका में बनाया है। ओबरा परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजना। ओबरा परियोजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। भारत में प्रथम
भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? 1902 ईस्वी में हुई है। कावेरी नदी पर शिवा समुद्रम में हुई है। प्रथम जल विद्युत परियोजना स्थापना कब हुई? 1902 में हुई। कहाँ पे हुई? कावेरी नदी पर शिवा समुद्रम में पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना हुई है। अगला है भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जो जनजाति है नागालैंड में पाई जाती है, तेलंगाना में पाई जाती है, असम में पाई जाती है, त्रिपुरा में पाई जाती है। तो जो भैंसा सिंगी नामक जनजाति है वो नागालैंड में पाई जाती है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मासिन राम, वो कहाँ पर है? मासिन राम जो है वो मेघालय में है। मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय के मासिन राम में। अगला है दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? तो दंडकारण्य जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में वो बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? दंडकारण्य वन कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर जो परियोजना चलाई जा रही है वो भी कहाँ पे है? बस्तर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पहले नंबर पर बात की जाए तो पहले नंबर पर रशिया या रूस है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.242% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.70% है। ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थल सीमा है टोटल उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। जितनी भी इस तरह जो अलग अलग देशों से जो सीमा बनाती है उसकी टोटल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तटीय भाग की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। जो समुद्र के जो तट हैं वो तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। संपूर्ण तट मतलब जिसमें द्वीप भी आ जाएंगे उसकी लंबाई कितनी है? संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई है 7516। केवल तटीय भाग की 6100, संपूर्ण तटीय भाग की 7516 है। भारत की स्थल सीमा जो है वो कितने देशों के साथ मिलती है? तो भारत की जो स्थल सीमा है कितने देशों के साथ मिलती है? 5, 7, 9 या 6। तो स्थल की सीमा पूछ रहे हैं तो स्थल की सीमा 7 देशों से मिलती है भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो भारत की जो स्थल सीमा है भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ मिलती है। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अफ़गानिस्तान, एक हो गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 ऐसे हैं जिनसे भारत की स्थल सीमा मिलती है। अगला है भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 5, 4, 7 या 3। भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 5। देखो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये 7 ऐसे हैं जिनसे जलीय सीमा मिलती है। कौन कौन से हैं? 7। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड। अगला है भारत की जल एवं स्थल सीमाएं दोनों ही कितने देशों के साथ मिलती हैं? तो 3 देशों के साथ मिलती हैं। इनके साथ जलीय सीमा भी मिलती है और थलीय सीमा भी मिलती है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। अगला है इंदिरा कॉल किस राज्य में है? भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है ये, और ये इंदिरा कॉल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अगला है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है। ये हमारा भारत है और यहाँ पर ये गुहार मोती है। तो ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगला है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिधु, अरुणाचल प्रदेश में है ये किबिधु, और ये भारत का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में है? पॉइंट कालीमेरे जो है वो तमिलनाडु में है। पॉइंट कालीमेरे कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। फ्रेंड्स, ये MPPSC मेंस का जो हमारा हैंड रिटन का पैकेज होता है, मेंस का प्रश्नोत्तर श्रृंखला में
पूरे संपूर्ण टॉपिक को हम प्रश्नोत्तर तरीके से कवर करते हैं। अभी पेपर 4 का रेडी हो चुका है, आप लोग अपनी बुकिंग डाल सकते हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में 1000 पेजेस का ये नोट्स तैयार हुआ है पेपर 4 में, क्योंकि पेपर 4 इस बारी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले ये एक ही पार्ट में रहता था, तो इसमें हमने लगभग 500 प्लस प्रश्न 2 मार्कर के डाले हैं। बाकी 7 नंबर और 11 नंबर के प्रश्नों के लिए 2 बाइंडिंग की हुई बुकलेट आएंगी, एक केस स्टडी की बुकलेट आएगी। इस तरह की बुकलेट आपके पास पहुंचेंगी, बहुत ही शानदार। ये हमारा प्रीलिम्स का रिव्यू है। प्रीलिम्स के नोट्स इस तरह से कवर किए गए हैं, ये प्रीलिम्स के नोट्स हैं। और हैंड रिटन नोट्स ये रिव्यू इसमें ही दिया हुआ है, इस तरह से हैंड रिटन नोट्स को कवर किया है। तो अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पॉइंट काली मेरे किस राज्य में है? तेलंगाना में, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? काली मेरे तमिलनाडु में। कहाँ पर है पॉइंट काली मेरे? तमिलनाडु में। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में शिमला में बनाई गई थी। अगला है रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? रेडक्लिफ रेखा कब बनाई गई थी? तो 15 अक्टूबर 1947 को सर सीजी रेडक्लिफ द्वारा बनाई गई थी। 15 अक्टूबर 1947 को किसने बनाई? सीजी रेडक्लिफ ने बनाई। अगला है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका, जो सबसे बगल में है और समुद्री पड़ोसी देश है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से। और इसमें किस किस राज्य से गुजरती है? टोटल 8 से गुजरती है। तो राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, इसके अलावा झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। इस प्रकार से ये टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं? जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहले भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था तब शामिल थे, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल थे। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी गुजरात की है और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत के 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।